चलिए ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? प्लीज एक बार कमेंट कीजिए, आवाज वगैरह सब सही से जा रही है कि नहीं, ऑडियो वगैरह वीडियो वगैरह सब विजुअल है कि नहीं, आप लोग एक बार कमेंट कीजिए और हम जो है अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। कृष्णा गुड इवनिंग, सभी को मेरा गुड इवनिंग। आवाज वगैरह सब सही है सोनू? और सबसे पहले जो डेली चलती है हम लोग की क्लास में, सबसे पहला काम क्या है? रिवीजन। जो कि आपने पिछले जो क्लास किया है हम आपको पीडीएफ भी देते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग जो है हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पूछेंगे और जहां तक की हो आप जवाब दीजिए, ठीक है? चलिए सबसे पहला जो है क्वेश्चंस पहले हम आपसे करते हैं। क्वेश्चंस आपका क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चंस और पिछले जो 2 क्लास हुई है उसी से आपका हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान बुद्ध के द्वारा जो है आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। भगवान बुद्ध के द्वारा, भगवान बुद्ध के द्वारा, ठीक है, भगवान बुद्ध के द्वारा सभी दुखों का कारण, सभी दुखों का कारण किनको माना है? सभी दुखों का कारण भगवान बुद्ध ने किसको माना है? का कारण किसको माना है? आप लोग आंसर दीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध धर्म में क्या चीज? बौद्ध धर्म में आत्मा को मान्यता मिली है या नहीं? आत्मा को मान्यता मिली है या नहीं? यस या नो? ठीक है, ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका। प्रथम बौद्ध मूर्ति, ठीक है, प्रथम बौद्ध मूर्ति किस कला में, क्या चीज, किस कला में बना था? ठीक है, सबसे पहले ये देना है और यह भी देना है आंसर क्वेश्चंस कि सबसे अधिक बौद्ध मूर्ति, ठीक है, बौद्ध मूर्ति किस कला में बना है? चलिए, तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि कौन सी ऐसी संगीतियां थी, किस संगीति में जो है ध्यान में रखना है, किस संगीति में, या संगीतियां लिख देते हैं, किस संगीतियां में बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया? क्या चीज में? 2 भाग में बट गया। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोग का क्या आंसर है? अब हम आपका आंसर भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला का आंसर आपने दिया है, पहला का आंसर भगवान बुद्ध के द्वारा सभी दुखों का कारण इच्छा, सभी दुखों का कारण इच्छा आपने बताया है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। जिस दिन आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी उसी दिन आपका दुख समाप्त हो जाएगा। चलिए दूसरा आपसे पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म में आत्मा को मान्यता मिली है या नहीं? तो इसका आंसर नहीं हो जाएगा। बौद्ध धर्म में जो है आत्मा को मान्यता नहीं मिली है, इसका आंसर नो। चलिए धीरज, सोनू, सभी का आंसर सही है, खूब जोर आप लोग मेहनत कर रहे हैं। फिर आपका है प्रथम बौद्ध मूर्ति किस कला में बना था? किस में बना था? तो ये मथुरा कला में बना है। किस में? मथुरा। 3 में आपका मथुरा कला हो जाएगा, मथुरा कला।
चलिए ये भी आपका आंसर सही है। और आपका जो फोर्थ, सबसे अधिक बौद्ध धर्म में किस कला में मूर्ति बनी है, तो यह भी आपका आंसर सही है, कृष्णा गांधार, क्या चीज, गांधार कला में, यह भी आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। फिर आपका किस संगीतिया में बौद्ध धर्म दो भाग में विभाजित हुआ था, तो फोर्थ में, क्या चीज में, फोर्थ संगीतिया में, फोर्थ संगीतिया जो कि आपका कनिष्क के कार्यकाल में हुआ था, किसके कार्यकाल में, कनिष्क के कार्यकाल में हुआ था, और जो कि आपका कहां पे हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था, कहां पे, कश्मीर में हुआ था। और इसी टाइम जो है बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। चलिए 4 क्वेश्चन आपसे पूछे। अब देखिए 5वां क्वेश्चन आपसे, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे। अब देखो अगर आपसे 6ठा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, 6ठा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बौद्ध धर्म में, किसमें, बौद्ध, एक मिनट, कि बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म में जो है सबसे पहले क्या समझना है, बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में चैत्य का मतलब क्या होता है, चैत्य, चैत्य का मतलब क्या होता है, और विहार का मीनिंग क्या होता है, दोनों का आंसर देना है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन से आपका कि बौद्ध धर्म, बौद्ध जो है बौद्ध धर्म की जीवनी, यानी कि महावीर स्वामी, या फिर महावीर स्वामी नहीं, जैन धर्म में, क्या चीज, जैन धर्म में जीन का मतलब क्या होता है, जैन धर्म में जीन का मतलब क्या होता है, इसका आंसर देना है। 8 नंबर में भावी बुद्ध, भावी बुद्ध किसको बोला गया है, भावी बुद्ध जो है आप किसको बोलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, भावी बुद्ध किसको बोलते हैं, ठीक है। पीडीएफ मिल गया है, पीडीएफ हमने सेंड कर दिया है आपको, किसमें, सीएन सक्सेस पॉइंट पे, ठीक है, सीएन सक्सेस पॉइंट, ठीक है। इस पे जो आप टेलीग्राम, मेरा जो चैनल है, इस पे हम ऑलरेडी कर दिए हैं शेयर, बाकी ऐप पे भी हुआ होगा। भावी बुद्ध किसको बोलते हैं, तो मैत्रेय को, किसको, हाँ, इसका भी आंसर आपका सही आ रहा है, ठीक है। जैन धर्म में जिन का मतलब विजेता, धीरज कुमार झा का आंसर सही है, सभी का आंसर सही है, विजेता, ठीक है। फिर आपका बौद्ध धर्म को में चैत्य को क्या कहते हैं, बौद्ध भिक्षु का जो पूजा स्थल होता था, क्या चीज, इसका जो पूजा स्थल हुआ करता था, और उसका जो विहार में मतलब निवास स्थान, क्या चीज, निवास स्थान, जो वर्षा के टाइम में जो निवास करते थे उस स्थल को विहार बोलते थे, और चैत्य जो पूजा स्थल हुआ करता था उसको हम लोग क्या बोलते थे। चलो महावीर, अब देखो उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, हम क्वेश्चन लिख के लाते हैं ताकि हमको पूछने में परेशानी नहीं हो। महावीर स्वामी जो है किससे अनुमति लेके, जो है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी किससे अनुमति लेके, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किससे अनुमति लेकर, किससे अनुमति लेकर संन्यास धारण किया था, अनुमति से संन्यास धारण किया था। चलिए धारण किया था, इसका आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन का हो गया। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है, महावीर स्वामी, महावीर के अनुयायियों को, हाँ, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, महावीर स्वामी के अनुयायी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक है, इसका आंसर आपको देना है, कहा जाता है, ठीक है। 11 नंबर। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि 23वें तीर्थंकर जो आपके पार्श्वनाथ थे, क्या चीज, पार्श्वनाथ थे, उनका पद, उनका चिन्ह क्या था। फिर आपका ये 12 हो गया। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि, चलिए तो यहाँ पे क्या है,
अब यहाँ पे है महावीर स्वामी किससे अनुमति का लेके संन्यास धारण किए थे। इसका आंसर आपको क्या बने हैं, क्या क्या दिए हैं, नंदीवर्धन जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका। उनका बड़ा भाई था जिसका नाम था नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्धन उनके बड़ा भाई का नाम था, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद देखिए महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, तो निःग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो निःग्रंथ, ठीक है, निःग्रंथ कहा जाता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर आए 23 में तो इनका जो है क्या था, सर्प था, क्या था, सर्प था, ठीक है। और वही अगर पूछे कि महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी का पद क्या था, तो सिंह था, क्या था, सिंह था। और प्रथम जो इनका है, प्रथम आपका ऋषभ देव है, कौन, ऋषभ देव है, उनका जो है पद चिन्ह क्या था, ऑक्स था, क्या था, उनका जो है प्रतीक चिन्ह ऑक्स था, ठीक है, हो गया, रिवीजन हो गया। अब हम जो है अपने क्लास की ओर आते हैं, क्या चीज, अपने क्लास की ओर आते हैं। सिंह, ऑक्स, धीरज, सभी लोग का आंसर सही है। बाकी आप लोग को पता ही है लुसेंट का ये बैच है, क्या चीज का, लुसेंट की यह बैच है, जिसके चलते लुसेंट के रिगार्डिंग क्या चीज की ये बैच है, आप लोग सभी को पता है ये लुसेंट की बैच है, लुसेंट, जिसकी मात्र और मात्र फी 199 रुपया है, ठीक है। और अगर आप कॉम्बो लेते हैं, कॉम्बो पैक लेते हैं तो शायद 299 का इसका फी है, ठीक है। और हम जो है आपको 3 बजे से क्लास लेते हैं, 3 PM से आपकी पर डे क्लास चल रही है, और 2 PM से जो है साइंस, इस टाइम आपका जीके चलता है और इस टाइम आपका जीएस चलता है, ये पूरा पैक है, ठीक है। और जो कि आपको जो है आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्या चीज, आगामी एग्जाम के लिए, आगामी एग्जाम के लिए जो है आपको बहुत यूजफुल करेगा इसी क्लास के रिगार्डिंग, क्योंकि डिकोडिंग लुसेंट हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डिकोडिंग लुसेंट पढ़ा रहे हैं। और आप लोग जो पहले से ही पढ़े हैं, लुसेंट की बुक सबके पास है, बट जो है हम उसको क्या करते, थोड़ा सा रेगुलेट करके हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो आज जो है हम अपने सबसे पहले जो है, वेलकम है मेरे क्लास में, और सबसे पहले हम एक मोटिवेशनल कॉटेज के साथ आए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हम लोग सभी की ख्वाहिशें ये रहती हैं। और क्या है, तो देखिए, जिस दिन कामयाबी मिलेगी मुझे, जिस दिन कामयाबी मिलेगी मुझे, देखो क्या है, जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन मेरे ही चर्चे होंगे, जिस दिन कामयाबी मिलेगी मुझे उस दिन मेरे ही चर्चे होंगे, उनकी 1 महीने की इनकम मेरे 1 दिन के खर्चे होंगे, ठीक है। जो आज हम लोग को बोलते हैं कि अरे यार ये क्या करेगा, तो उस आदमी को ये बात जरूर बोलना कि जिस दिन कामयाबी मिलेगी मुझे उस दिन मेरे ही चर्चे होंगे, उनकी 1 दिन की पगार मेरे 1 दिन, 1 महीने, उनके 1 महीने की पगार मेरे 1 दिन के खर्चे होंगे। सभी की ये ख्वाहिश है, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि काश मेरा जो हमको आज सुना रहा है उनका 1 महीना की पगार मेरा 1 दिन का खर्चा हो, तभी तो अंतरिक्ष के होटल पे जाएंगे। चलिए, ठीक है, पीडीएफ भी अपलोड करवा देंगे हम। अरे टेलीग्राम शो करता है, सीएन सक्सेस पॉइंट टेलीग्राम शो कर रहा है, ठीक है। अभी भी हम टेलीग्राम पे देखें, पीडीएफ वगैरह सब था, फिर हम जो है क्वेश्चन वगैरह देखते हैं, क्या पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, उसके बाद फिर हम क्लास में आते हैं। चलो ठीक है, 1 दिन के खर्चे के लिए बाबू सूर्य की तरह मुझे तपना पड़ेगा, आप लोग को तपना पड़ेगा, तभी हम जो है उतना खर्च कर पाएंगे। चलिए, इसी चीज के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है हिस्ट्री को ले रहे हैं, हिस्ट्री के इस सेगमेंट में हम हिस्ट्री को पढ़ाने जा रहे हैं, और हिस्ट्री के बहुत सारे क्लासेस हम कर चुके हैं, और आज और कौन सी हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, तो अब जो है सबसे पहले आज जो है हम लोग मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज, मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 2-3 चीजें को समझना है। क्या चीजें को समझना है, तो उसको भी हम लोग जो है अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, एक बात बताते हैं कि हम लोग
उत्तर वैदिक काल के बाद 16 महाजनपद को पढ़े। क्या पढ़े? तो 16 महाजनपद को पढ़े, ठीक है, 16 महाजनपद को। उसी में से एक जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है वो आपका मगध है। कौन सा? मगध है, जो 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण आपका एक मगध है। और मगध जब वैदिक काल थी, यानी कि उत्तर वैदिक काल थी, तो मात्र इतना ही जगह पे मगध फैला हुआ था। क्या चीज? मात्र इतना ही जगह पे मगध था, लेकिन बाद में जो है मगध यहां से, यानी कि इतना जगह से फैल के यहां तक फैल गया। कहां तक? देखिए, यहां तक कि इवन पूरा भारत में फैल गया। तो मगध के उत्कर्ष की कहानी हम लोग पढ़ते हैं कि छोटू सा मगध इतना बड़ा कैसे हो गया, आखिर क्या रीजन रहे, क्या कारण रहे, क्या उन राजाओं की लीडरशिप रही, या भौगोलिक स्थिति क्या थी, इन सारे चीजों को हम लोग पढ़ते हैं मगध के बारे में। और मगध से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मगध का जो है उत्कर्ष और लास्ट तक जो मगध महाजनपद होती है उसके टाइम पीरियड के भी बारे में कभी कभी पूछता है, तो ध्यान में रखना है कि इसका जो है आपको 684 बीसी से 684 बीसी से 320 बीसी तक, यही जो है टाइम पीरियड रहता है। किसका? मगध का टाइम पीरियड रहता है। ध्यान में रखना है 684 बीसी से 320 बीसी तक का ये जो है टाइम रहता है। किसका? मगध साम्राज्य का, ठीक है। और इसके उत्कर्ष के बहुत सारे कारण थे। सबसे पहली जो सबसे मेन जो कारण थी मेरे दोस्त, इसकी भौगोलिक स्थिति। क्या चीज? इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर था। किसको? मगध को इतना विकसित करने में भौगोलिक स्थिति, प्लस इन मगध में जो भी राजा आए उनकी साम्राज्यवाद की लालसा, उनकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी, ठीक है, उनकी जो विदेश नीति थी, उनकी जो लीडरशिप रही, उनके पास जो क्षमताएं रही, वो कहीं ना कहीं मगध को एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और उससे भी जो है सबसे सटीक भूमिका है कि मगध का भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस टाइम मगध की भौगोलिक स्थिति होने के कारण मगध में सबसे ज्यादा क्या चीज? लोहा, सबसे ज्यादा लोहा था और सबसे ज्यादा लोहा का उपयोग होने लगा। क्या चीज? लोहा का उपयोग होने लगा, क्योंकि आपको पता है कि वैदिक जो प्राइमरी वैदिक काल होता है उसमें क्या होता है कि लोहा की खोज होती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते लोहा की यूज होने लगती है। और उसी में से महाजनपद की काल आती है, तो महाजनपद में जो मगध है, सबसे ज्यादा मगध में ही लोहा पाया जाता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जब लोहा पाया जाता है तो लोहा से संबंधित बहुत सारी चीजें बनती है, जिससे कि कृषि करने में बहुत आसानी होती है। और यहाँ पे जो है दूसरी बात, गंगा और सोन नदी के संगम पे ये जो है बसा हुआ है मगध, ठीक है, नदियों के किनारे है, जिसके चलते यहाँ की मिट्टी की उर्वरता शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही अच्छी थी, जिसके चलते मगध का और ज्यादा विकास हुआ। जैसे अभी भी आप देखिए नदी के किनारे जो भी राज्य है उनकी कहीं ना कहीं आज भी उर्वरता शक्ति बहुत ही अच्छी है, और वो आज भी अदर जो राज्य है उससे ज्यादा जो है क्या है? विकसित है, यानी कि बहुत ज्यादा क्या है? अमीर है, रिच है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब जो है आज, और सबसे पहले ये समझना है, अगर आपसे पूछें कि 16 महाजनपद में मगध ही क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया, मगध ही की इतना क्यों विकास हुआ, मगध ही सबसे बड़ा राज्य बन के क्यों उभरा, तो आपका रीजन होनी चाहिए कि सबसे पहले मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। दूसरी बात, जिस तरह से कि उत्तर वैदिक काल में लोहा का उपयोग होने लगा और कहीं ना कहीं मगध में लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता था, जिसके चलते कृषि करने में बहुत ही क्या किया? उपयोगी हुआ। और दूसरी बात, क्योंकि भौगोलिक स्थिति जैसे ही हम बता दी उसमें सारा चीज आ गया कि नदी के किनारे स्थित है, जिससे इसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक है, तो इससे ज्यादा ये जो है रिच हो गया। दूसरी बात जो है, यहाँ के लीडर जो भी हुए, चाहे बिंबिसार हो, बिंबिसार से लेके उदयन तक जो है एक बहुत अच्छे लीडरशिप करने वाली इनके पास क्षमताएं थी, जिसके चलते मगध
छुट्टू सा से बहुत बड़ा हो गया, छोटा से बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो लीडरशिप बहुत बड़ी मायने रखती है। अगर हम लोग 1857 की क्रांति हार गए तो उसका मेन कारण यही था। क्या मेन कारण था? कि लीडरशिप अच्छी नहीं थी। क्या चीज? लीडरशिप अच्छी नहीं थी। रोशन कुमार पीडीएफ जो है, या तो कंटेंट में आप जाइए ऐप पे, या फिर हम अपने टेलीग्राम चैनल सीएन सक्सेस पॉइंट, ठीक है, सीएन सक्सेस पॉइंट पे भी हम डाउन उसको सेंड कर दिए हैं, डेली सेंड कर देते हैं। ठीक है, आप अभी जो है आप करके देखिए, आपको मिल जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे 2-3 चीजें आपसे पूछा जाएगा कि जो है कि मगध में सबसे प्राचीन राजा कौन था। ठीक है, सबसे प्राचीन राजा के बारे में अगर पूछे तो देखो, सबसे प्राचीन वंश की अगर बात करें तो मगध में जो सबसे प्राचीन वंश है उसकी अभी मतलब इसका नाम नहीं पता है। क्या चीज? इसका नाम नहीं पता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पुराणों के अनुसार, ध्यान में रखना है एक चीज कि पुराणों के अनुसार किसके अनुसार? पुराण के अनुसार मगध पर सबसे प्राचीन वंश की स्थापना वृत्रथ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वृत्रथ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जिस टाइम उसकी राजधानी गृहवृज हुआ करती थी, यानी कि राजगृह हुआ करता था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो कि कहां पे? सब मगध पुराणों के अनुसार। लेकिन बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार, क्यों? अगर आपसे पूछे कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार अगर पूछे कि मगध में सबसे पहले किस वंश की स्थापना हुई थी, तब याद में रखिएगा हर्यक वंश का। किसके? हर्यक वंश के अनुसार। 2 चीजें ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पुराण के अनुसार मगध में सबसे प्राचीन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो ध्यान में रखना बृहद्रथ के द्वारा, जिसका पुत्र जरासंध था, जिसको कौन मारा था? तो भीम मारा था। कौन मारा था? भीम मारा था, जो कंस को हराया था। ठीक है, फिर श्री कृष्ण के कहने पर जो है भीम ने उसकी हत्या कर दी। तो ये पुराण के अनुसार। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैन ग्रंथ तथा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध में सबसे प्राचीन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तब आंसर देना है हर्यक वंश के द्वारा। हर्यक वंश की स्थापना की गई और इसकी स्थापना आपको बिंबिसार के द्वारा किया गया। तो 2 क्वेश्चन आप आंसर में 2 कभी नहीं भूलना है। ठीक है, ऐप पे नहीं है बाबू, दे देंगे भेजवा देंगे बोल के, अभी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना हर्यक वंश, जो बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार मगध में सबसे प्राचीन वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई थी, जिसकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी। क्या चीज? जिसकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी। हर्यक वंश से ही संबंधित आपके शिशुनाग, उसके बाद आपका शिशुनाग वंश आता है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग। क्रोनोलॉजी में भी ध्यान में रखना है, क्रोनोलॉजी में भी आंसर क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये नहीं कि बस बिंबिसार याद है बाकी कुछ यादें नहीं है, क्रोनोलॉजी में आ जाएगा तो ये भी याद रखना है। ठीक है, हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश आता है, और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की जाती है। और इस टाइम राजगृह नहीं रहती है राजधानी मेरे दोस्त, उस टाइम आपकी राजधानी वैशाली आ जाती है। कहाँ आ जाती है? वैशाली किया जाता है शिशुनाग वंश के द्वारा। ठीक है, फिर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना होती है। किसकी? नंद वंश की स्थापना। ये सब मगध की कहानी है। क्या चीज? मगध की कहानी है। फिर नंद वंश में जो है नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद के द्वारा होती है, और फिर जो है वैशाली से शिफ्ट करके राजधानी पाटलिपुत्र कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका मौर्य वंश आता है। काफी जो है साम्राज्यवादी मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जी आते हैं, और मौर्य वंश की चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद को हरा के चाणक्य की मदद से जो है मौर्य वंश की स्थापना मगध में करते हैं, और वहां उसके बाद राजधानी आपके
पाटलिपुत्र का होता है। ठीक है, तो अगर आपसे आ जाए किससे, मगध से संबंधित, कि पुराणों के अनुसार कि सबसे पहले मगध में किस वंश ने स्थापना, किस राजा ने स्थापना किया, तो ध्यान में रखना है बृहदत्त के द्वारा। किसके द्वारा? बृहदत्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, और उस टाइम राजधानी आपका गृहब्रज था। कहां पे? गृहब्रज। और सबसे लास्ट वंश पूछे तो क्या बताना है? मौर्य वंश। क्या चीज? मौर्य वंश। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और अगर पूछे जैन तथा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सबसे प्राचीन वंश आपका हर्यक वंश था। पहली बात ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और क्या पूछेगा, और बीपीएससी में पूछा भी है, अगर पूछेगा, क्या पूछेगा? पहला पूछेगा कि सबसे पहले मगध का प्रथम राजधानी, सबसे पहले मगध की कौन सी राजधानी पड़ी, तो ध्यान में रखना है गृहब्रज। कौन सी? गृहब्रज। ठीक है, और अगर पूछे कि सबसे और उसके बाद, और अगर पूछे ये क्वेश्चन, सबसे पहली राजधानी गृहब्रज, ये बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, दूसरा बार अगर आपसे पूछे कि कितने जगह मगध की राजधानी थी, तो ध्यान में रखना 3 जगह। कौन? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, 3 जगह जो है मगध की राजधानी जो है शिफ्ट के तौर पे हुई थी। ठीक है, सबसे पहले कहां पे? राजगृह। राजगृह भी जो है राजधानी बहुत सुरक्षित थी भौगोलिक दृष्टिकोण से। क्या चीज? भौगोलिक दृष्टिकोण से। क्यों भाई? राजगीर देख रहे हैं चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। अब कोई इन्वेडर आएगा क्या करने? आक्रमण करने, तो पहले पहाड़ को काट के तो नहीं आएगा जी। पहाड़ हम लोगों की रक्षा करे, जैसे हिमालय अभी भी उत्तर से रक्षा कर रही है, उसी तरह से जो भी मेन चीजें, जो भी राजनीतिक एक्टिविटी जो महत्वपूर्ण होती है, वो सारी चीजें कहाँ होती है? कहाँ पे होती है? राजधानियां में होती है। तो उस टाइम राजधानी मगध साम्राज्य की राजगृह थी। राजगृह में सभी महत्वपूर्ण कामें होते थे, राजा जी वहां विराजते थे। और राजगृह जो है पूरे तरह जो चारों तरफ से क्या चीज? पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहां पे कोई आक्रमणकारी आ नहीं सकता है, किसी भी चीज को सुन नहीं सकता है। क्या समझे? सुन नहीं सकता है। क्या बोलते हैं, जैसे कि सिक्योर चीजें रहती थी, सिक्योर बातें रहती थी। ठीक है, तो ये। और दूसरी बात, वैशाली थोड़ा सा इधर उधर हुआ, बट पाटलिपुत्र फिर बहुत सुरक्षित थी, क्योंकि आपको पता है सोन नदी चारों तरफ से घेरी हुई है। तो 2 सुरक्षित राजधानियां भी होने के चलते मगध का उत्कर्ष बहुत अच्छे तरीका से हुआ। दूसरी बात, बिंबिसार जो है बहुत महत्वपूर्ण शासक, बहुत ज्यादा लीडरशिप करने वाले थे। ये सब जो है आपको मेंस में भी कभी कभी आएगा, तो मेंस में भी आप इस तरह टाइप के क्वेश्चंस लिख सकते हैं, या फिर जनरली आपसे कोई पूछ भी सकता है। कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कब तक कंप्लीट करें, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। चलिए अब देखो, सबसे पहला देखो, अब ये आपका पीपी क्या है? लुसेंट का है। जिस तरह से कि हम लुसेंट आपको पढ़ा रहे हैं, लुसेंट भी है। सबसे पहले देखो, मगध का सबसे प्राचीन वंश अगर पूछे तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था, और इसकी राजधानी गृहब्रज थी। क्या थी? गृहब्रज, जिसको अभी राजगृह कहते हैं। ठीक है, बृहद्रथ का ही पुत्र जरासंध था। कौन था? जरासंध था। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पे कब बैठा? 544 ईसा पूर्व में। कब बैठा? अब देखो, यहीं से समझना है, यहीं से समझना है कि मगध, ध्यान में रखना कि मगध का जो टाइम पीरियड आदमी बताता है, वो क्या बताता है? 684 बीसी से 320 बीसी तक। ये चीज आपका जो है मगध का टाइम पीरियड है। क्या चीज? मगध का टाइम पीरियड है। ठीक है, और यहां पे आप देखिए कि बिंबिसार किसके द्वारा? तो बिंबिसार के द्वारा जो है मगध की गद्दी पे वो कब बैठा? 500 कब बैठा है? 544 बीसी में। कब बैठा? 544 बीसी में। तो इसका मतलब पहले भी मगध था ना जी, क्योंकि महाजनपद थी। तो महाजनपद थी तो उसका उत्कर्ष, तो पहले बार जो बिंबिसार किस वंश की स्थापना की गई थी? तो हर्यक वंश का। कौन सा वंश का? हर्यक वंश का ये स्थापना किया था। ठीक है, ध्यान में रखना, इसके पहले भी मगध पे जो है बृहद्रथ शासन कर चुका था। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बिंबिसार जो है किस धर्म के अनुयायी थे? ध्यान में रखना है, ये आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्या चीज? बौद्ध
धर्म के ये अनुयायी थे। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा यहाँ पे दिया गया, प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार मेरे दोस्त प्रथम ऐसा राजा था, क्या चीज, प्रथम ऐसा राजा था जो प्रशासनिक व्यवस्था पे बल दिया। क्या चीज, प्रशासनिक व्यवस्था पे बल दिया, ध्यान में रखना है, प्रशासनिक व्यवस्था पे बल दिया। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। फिर देखिए, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा के अंगराज को मगध में मिला लिया। यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि मगध में अंग महाजनपद, आपका अंग भी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऐसे राजा थे जो कि अंग को हरा के मगध में, अंग के राजा को हरा के मगध में कर लिया। तो ध्यान में रखना, बिंबिसार था। कौन था, बिंबिसार था। फिर आपका देखिए, बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। ये देखिए कितना जबरदस्त, ये 52 साल तक जो है मगध पे शासन किया। अभी और भी करता, क्योंकि इनका जो है बेटा ही इनको मार देता है, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं। क्या समझे, ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना क्या है कि अंगराज को, यह भी क्वेश्चन कभी बीपीएससी वाले स्टूडेंट ध्यान में रखना, मगध से क्वेश्चन आता है, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, यहां से आप बहुत सारा टॉपिक कवर कर सकते हैं। ठीक है, सोचने की क्षमता आप लाइए। सबसे पहले देखिए, हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश के बारे में बोलते हैं। क्या, हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी बोलते हैं। हाँ, चलिए अब देखिए आगे। हाँ, अब आगे पीपीटी से सौरभ को थोड़ा सा लुसेंट दिखा दो कि बस बोलना स्टार्ट। अरे पीपीटी भी है, ठीक है, दोनों चीज, दोनों स्टूडेंट को खुश रखना है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे देखिए क्या है कि हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश के बोलते हैं। हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इसमें जितने भी हैं सब अपने पिताजी को मार के शासक बन जाता है। क्या बनता है, पिताजी को मार के शासक बन जाता है। ठीक है, 31 मार्च तक खत्म कीजिए। अब देखिए 31 मार्च, अच्छा मार्च ना 2000, हाँ ठीक ठीक, हाँ हो जाएगा खत्म। अब देखिए, तो इसका जो है हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार। अगर पूछे कि हर्यक वंश का प्रथम शासक, प्रथम अगर शासक, देखो एक एक पीपीटी से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर प्रथम शासक पूछे तो बिंबिसार। ठीक है, और अगर सबसे लास्ट शासक पूछे, यानी कि अंतिम, लास्ट नहीं, इसको अंतिम पूछे तो नागदशक। अगर अंतिम शासक पूछे कि बिंबिसार हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था तो नागदशक, और पहला शासक बिंबिसार। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो बिंबिसार को क्या करता है, उनका 52 साल तक शासन किया। उनका बेटा बोलता है अरे यार हम भी बूढ़ा हो जाएंगे तब हमको ये गद्दी देगा, क्योंकि आपको पता है पितृसत्तात्मक वंशावली शासक हुआ करता था। क्या समझ में आया? तो अब सोचा हम तो 52 साल पिताजी मेरे शासन कर लिए भाई, हम भी बूढ़ा हो जाएंगे। तब क्या किया अजात शत्रु, क्या किया, बिंबिसार को खल्लास करके शासक बन गया। कौन? इसीलिए इसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं। अब देखो सीढ़ी का उतार चढ़ाव है भाई, आज जो करोगे वो कल पाओगे। क्या समझे? इसीलिए हर आदमी को हर टाइम अच्छा करना चाहिए। देखो अब ठीक है बेटा, अजात शत्रु तो अपने बाबूजी को मार के गद्दी पे बैठ गया, अब बेटा आया अजात शत्रु का, अब बेटा आया अजात शत्रु का। अजात शत्रु को भी तो बेटा था ना, पुत्र रत्न की प्राप्ति उन्हें भी थी। फिर उदयन क्या किया, फिर उदयन भी अपने पापा को खल्लास करके, क्योंकि देखा था भाई दादाजी को खल्लास करके मेरे पापा बैठे हैं तो हम भी क्यों ना कर दें। ठीक है, फिर उदयन ने अजात शत्रु को हटा के शासक बन गया। चलिए ये चीज, यह आंसर दीजिए। सब शशि कुमार का फिर से दीजिए, फिर से आप क्वेश्चन कीजिए। शशि कुमार आप फिर से क्वेश्चन लिखिए, हम अभी पढ़ते हैं क्योंकि ऊपर चला गया है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो इसीलिए इसको पितृहंता वंश बोलते हैं। इसलिए बाबू कभी किसी का गलत नहीं करो, आपके साथ भी गलत करने के लिए आपका बेटा पोता तैयार है। ठीक है, इस चीज को समझना है। तो अब देखिए बिंबिसार आया जो कि हर्यक वंश का संस्थापक है। बौद्ध तथा जैन धर्म ग्रंथ के अनुसार जो है मगध पे सबसे पहला शासक यही हुआ करता था, सबसे पहला शासक है। वेरी सैड हिस्ट्री, हिस्ट्री को कनेक्टिविटी बना के पढ़िए। हिस्ट्री इज जस्ट लाइक ए स्टोरी, बट
सिर्फ डेट वेट थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक हो जाएगा। अब देखो, अब हर्यक वंश के अब बिंबिसार विशेषताएं, ये हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार कहलाया। फिर देखो राजधानी ये अपना राजगृह में दिया, कहाँ पे दिया? राजगृह, जो कि आधुनिक राजगीर बोलते हैं। बौद्ध धर्म का, अब देखो महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु, अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एक क्वेश्चन आता है कि मगध का कौन सा ऐसा शासक है जो भगवान बुद्ध के समकालीन था। ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सा मगध का शासक था जो भगवान बुद्ध, ध्यान में रखना भगवान बुद्ध, ठीक है, क्या चीज? भगवान बुद्ध का समकालीन था, भगवान बुद्ध का समकालीन था। तो ध्यान में रखना क्या चीज? समकालीन था। तो ध्यान में रख, सम मतलब सेम काल के, सेम बिंबिसार भी थे, भगवान बुद्ध भी थे, ठीक है। तो वो कौन था? बिंबिसार था। कौन? बिंबिसार था, ठीक है। समकालीन मतलब और कुछ नहीं समझना, बिंबिसार था। क्यों भाई? क्योंकि जब एक बार भगवान बुद्ध बीमार पड़े थे, भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ जब बीमार पड़े थे, तब बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य जीवक हुआ करता था। कौन हुआ करता था? जीवक हुआ करता था। और जीवक को वो भगवान बुद्ध के इलाज के लिए भेजा था, ठीक है, ध्यान में रखना। उसी टाइम भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार करते थे, इसीलिए बिंबिसार भी बौद्ध धर्म का ही प्रवर्तक था। यह भी ध्यान में रखना है कि बिंबिसार आपके बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। चलिए ठीक है शशि, मेरा क्वेश्चन तो किया ही नहीं भाई। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, अब बिंबिसार ने किया क्या भाई? अब देखो बिंबिसार के ही शासन, और सबसे ज्यादा एक बात ध्यान में रखना है, क्या चीज ध्यान में रखना? अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में मगध, किसका? मगध का विस्तार हुआ, ठीक है, विस्तार हुआ। तो ध्यान में रखना वो आ जाएगा आपका बिंबिसार। कौन आएगा? बिंबिसार के शासनकाल में। ये इसकी के शासनकाल में सबसे ज्यादा मगध का विस्तार हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा ऊंचाई को किसके शासनकाल में छुआ, मगध सबसे ज्यादा ऊंचाई पे किसके शासनकाल में, मतलब फल फूल कब गया? तो ध्यान में रखना है बिंबिसार के शासनकाल में। क्या चीज? बिंबिसार के शासनकाल में। आखिर क्या वजह थी जो कि बिंबिसार के ही शासनकाल में ये सब हुआ? क्या था? तो ये ध्यान में रखना है। अब क्या था तो यह भी ध्यान में रखना है, अब बता देते हैं। सबसे पहले तो देखो, साम्राज्य को विस्तार करने के लिए आपके पास पहली तो क्षमताएं होनी चाहिए, चाहे आपके पास जो क्वालिटी हो, डिप्लोमेटिक पॉलिसी आपके पास अच्छी हो, युद्ध की नीतियां आपके पास अच्छी हो, या फिर कोई और तरीका जो हो, आप जो है अपने एक बेहतर तरीका के माध्यम से आप अपने साम्राज्य को विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है ये क्या किया कि दो तरीका से, पहला तो एक तरीका था युद्ध की नीति के द्वारा। किसके द्वारा? युद्ध की नीति के द्वारा जो है यह क्या किया था? साम्राज्य का विस्तार किया। क्योंकि बिंबिसार एक बहुत अच्छा लीडरशिप करने वाला था, इसके पास क्षमताएं अच्छी थी, जिसके चलते युद्ध की नीति के द्वारा भी ये क्या किया था? अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। दूसरा विस्तार की अगर बात करें तो दूसरा चीज यह जो है इसकी विदेश नीति। क्या चीज? इसकी विदेश नीति जो है, अपने जो है विदेश नीति के द्वारा भी यह अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और विदेश नीति में जो है ये सबसे अच्छा हथियार अपनाए। और क्या हथियार अपनाए? तो विवाह की नीति। क्या चीज? विवाह की नीति, ठीक है। विवाह की नीति के द्वारा भी यह अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरी बात यह है कि दूसरे भी चीज और सहायता भी करता था। क्या चीज? सहायता भी करके जो है ये, ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार किए। तो ये भी आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई आप उस काबिल हैं कि भाई किसी और महाजनपद की बेटी आपसे शादी कर ले, ये भी आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए। अब शादी कर लिया तो क्या हो गया भाई? दोस्ती हो गया, दोस्त हो गया तो हमसे कभी लड़ेगा नहीं, बाद में हम उसको अपने राज्य में मिला लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए इन्होंने कार्य क्या क्या किया? कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेश नीति। ध्यान में रखना
क्या है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी। इनकी फॉरेन पॉलिसी की जो क्षमता थी बहुत ही अच्छी थी। ये एक कुशल, यह एक स्किल क्या थे, लड़ने वाले यानी कि राजा थे, जो कि जिनके पास हर एक क्वालिटी थी। ठीक है, दूसरी बात देखिए, अंगराज को हराकर मगध में मिलाया। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि युद्ध के नीति के द्वारा किस महाजनपद को हरा के अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो ध्यान में रखना है अंग को। किसको? अंग, जो आपका एक महाजनपद हुआ करता था, जो अभी भागलपुर के इर्द गिर्द में है, उसको आप जो है युद्ध की नीति से उसको हरा के अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा अगर बात करें, अवंती के राजा प्रद्योत की सहायता हेतु राजवैद्य जीवक को भेजा। हम क्या बोले, सहायता करके भी यह जो है मिला लिया था। कहां का राजा था? अवंती। कहां पे? अवंती। समझ रहे हैं ना, अवंती भी आपका एक महाजनपद था। और अवंती के राजा जब बीमार पड़े थे तो वहां पे अपने राजवैद्य को भेज दिया। किसको राजवैद्य को भेजा? तो ध्यान में रखना है, अब हेतु राजवैद्य जीवक को भेज दिया। किसको? राजा कौन था? प्रद्योत राजा था, जिसकी सहायता करने के लिए, जब वो बीमार पड़े तो उनकी रक्षा करने के लिए अपने राजवैद्य को भेजता है, और जो है उसी के तो इससे भी उसको अपना दोस्त बना लेता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद इनकी जो एक पॉलिसी थी, वैवाह की नीति थी। क्या थी? वैवाहिक नीति के द्वारा भी ये अपने साम्राज्य का विस्तार किए। क्या चीज? साम्राज्य का विस्तार किए। किस? आप देखो, इन्होंने 3 शादी की। तो शादी देखिए इनका किनसे हुआ। सबसे पहले कौशल नरेश प्रेषणजीत की बहन महाकौशला से इन्होंने शादी किया। ठीक है, ये सब उनकी विस्तार की नीति है, समझ लो। तो दूसरी बात, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना, इनसे शादी की है। वैशाली भी आपका एक महाजनपद था। ठीक है, वज्जी की राजधानी वैशाली, और इसी यहीं पे सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी आपकी लागू हुई थी। दूसरी बात, आपका मद्र नरेश राजकुमारी क्षेमा के साथ भी शादी करके इन्होंने क्या किया? अपने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, आपको क्वेश्चंस यहां तक पूछा जाएगा जितना कि हम आपको बताए हैं। दूसरी बात, बिंबिसार की हत्या उन्हीं के पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दिया जाता है, क्योंकि बिंबिसार भी अपने पिताजी की हत्या करके आते हैं, तो अजातशत्रु भी अपने पिताजी की हत्या करके क्या करते हैं? राजगद्दी पे बैठते हैं। ठीक, बिंबिसार पहला शासक होता है, ये हत्या नहीं की है किसी का। ठीक है, अजातशत्रु जो है अपने पिता का हत्या करके बनता है, फिर उदयन भी बनता है, इसलिए पितृहंता वंश के रूप में इसको हम जानते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए, अजातशत्रु आते हैं। कौन आते हैं? अजातशत्रु आते हैं। अब अजातशत्रु क्या करते हैं? देखिए, अजातशत्रु जो है 493 BC में पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बनता है। ये भी अब उतना बड़ा क्षमतावान का पुत्र भी क्षमतावान है भाई, क्या समझे। फिर उसके बाद देखिए, प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। ध्यान में रखना, बिंबिसार भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित थे। कौन से? बिंबिसार भी बौद्ध धर्म से संबंधित थे, और आपके जो ये अजातशत्रु हैं ये भी आपके बौद्ध धर्म से ही संबंधित थे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली पर इन्होंने विजय की। वैशाली से हालांकि दोस्ती तो थी, लेकिन विजय तो नहीं हुआ था ना, विजयी तो नहीं, क्योंकि बिंबिसार तो शादी करके उनको अपना दोस्त बना लिया था। लेकिन वैशाली को जो है मगध में मिलाया कौन था? हरा कर जीता कौन था? तो अजातशत्रु के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। ठीक है, फिर 461 BC में पुत्र उदयन द्वारा जो है किसकी हत्या कर दी गई? अजातशत्रु की हत्या कर दी गई। प्रथम बौद्ध संगीति जो है आपके राजगृह में जो है अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुआ था। ये चीज ध्यान में रखना कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना है। और उस टाइम अध्यक्ष महाकश्यप होते थे। क्या होते थे? महाकश्यप होते थे, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, इसलिए इन्होंने अपना पहला महासभा अपने कार्यकाल में रखा और अध्यक्ष महाकश्यप को बनाया था। और टाइम पीरियड की तो आप लोग को पता है, और अगर जगह पूछे तो राजगृह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट उदयन जी आते हैं। कौन? अजातशत्रु का बेटा आता है, वह भी अपने पिता को मार के जो है क्या बनते हैं? शासक बनते हैं, गद्दी पे आके बैठते हैं। ALP स्पेशल बैच ले आइए। ALP में क्या पूछा जाता है? आप GS वगैरह पूछा जाता है, आप बताइए। देखिए, फिर देखिए, उदयन जो है 461 ईसा
हस्तिनापुर में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध के गद्दी पे बैठता है। जितने भी इसके शासक थे हर्यक वंश के सारे क्षमतावान थे, सारे के पास कैपेसिटी थी साम्राज्यवाद विस्तार की नीति। ठीक है, फिर देखो पाटलिग्राम की स्थापना, पाटलिपुत्र जो आज शहर करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उदयन की द्वारा ही पाटलिपुत्र की स्थापना की जाती है। ठीक है, फिर देखिए जैन धर्म के अनुयायी थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान में रखना कि बिंबिसार क्या चीज, बिंबिसार के बारे में पूछे, बिंबिसार और अजात शत्रु, कौन, अजात शत्रु, ये दोनों जो है किस धर्म को मानने वाले थे, तो ध्यान में रखना है बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। क्या चीज, बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, और जो है एक आता है, कलर चेंज कर देने से आपको ज्यादा याद होगा। उसके बाद आते हैं उदयन, और उदयन देखिए उदयन कौन मानते हैं, देखिए उदयन जैन धर्म का अनुयायी था, अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक। अब उदयन जो है आपके ये जैन धर्म के प्रवर्तक थे। क्या चीज, ये जो है आपको जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जैन धर्म को मानने वाले उदयन थे, बाकी बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, उदयन के द्वारा ही आपको पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना हुई थी। ठीक है, और उदयन का पुत्र नागदशक, ठीक है, हर्यक वंश का जो लास्ट शासक उदयन का ही बेटा नागदशक होता है। कौन होता है, नागदशक होता है। ठीक है, और इसकी हत्या कौन करता है, तो ध्यान में रखना शिशुनाग, नागवंश का जो नागवंश की जो स्थापना शिशुनाग होता है। कौन होता है, शिशुनाग। सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद आपका नाग वंश आता है। ठीक है, ध्यान में रखना कि शिशुनाग जो है उदयन का बेटा नागदशक का आत्महत्या कर, ठीक है, हत्या करके जो है क्या करता है, मगध की राजगद्दी पे बैठता है, और उस टाइम जो राजधानी को क्या करता है, शिफ्ट कर देता है, राजधानी आपका वैशाली बना देता है, राजगृह से राजधानी वैशाली बना देता है। ठीक है, इसी वंश का शासक कालाशोक, इसी वंश का शासक कालाशोक, कालाशोक के टाइम में पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। ठीक है, नागवंश का ही एक शासक आता है कालाशोक, जिस जो मगध की राजधानी जो वैशाली से शिफ्टिंग करके कहां पे कर देता है, तो पाटलिपुत्र कर देता है, पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी करता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद इसी के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में, कालाशोक के कार्यकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है वैशाली में, और उसके अध्यक्ष सावाकामी होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका जो है अंतिम शासक नंदीवर्धन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि नागवंश के प्रथम शासक, तो अगर बात पूछे तो ये जो है प्रथम शासक थे। कौन, प्रथम शासक थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना, ये प्रथम शासक थे। और अगर अंतिम शासक की बात करें, नंदीवर्धन आपके अंतिम शासक थे। कौन, अंतिम शासक थे, कहाँ के, कौन से, तो नागवंश के। नागवंश में जो है, नागवंश के जो शासक कौन, अजातशत्रु, अजातशत्रु नहीं, कालाशोक जो था, उसी के कार्यकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति आपका वैशाली में हुआ था, और वैशाली और उसके अध्यक्ष सावाकामी जी हुआ करते थे। नेक्स्ट फिर देखिए आपका नंद वंश आता है। कौन सा, नंद वंश आता है। संस्थापक इनके महापद्मानंद होते हैं। कौन, महापद्मानंद होते हैं। महापद्मानंद को बहुत सारे उपनाम से भी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उग्रसेन, देखो महापद्मानंद को उग्रसेन भी कहते हैं, एक छत्र भी कहते हैं, एक राट भी बोलते हैं। पाली ग्रंथ के अनुसार, क्या चीज, पाली ग्रंथ के अनुसार महापद्मानंद को उग्रसेन बोला जाता है। पुराणों के अनुसार महापद्मानंद को एक छत्र बोला जाता है। ठीक है, और पुराण के ही अनुसार महापद्मानंद को एक राट भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यह पहला ऐसा शासक था जो गैर क्षत्रिय था। क्या चीज था, गैर क्षत्रिय था। ठीक है, यह भी ध्यान में रखना है, गैर क्षत्रिय था। बाकी इसके पहले जो भी शासक मगध पे आए थे वो आपके क्षत्रिय हुआ करते थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। महापद्मानंद का अंतिम शासक घनानंद था, जिसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे, चाणक्य की सहायता से हरा के मगध पे मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, सिकंदर का, अब देखो एक क्वेश्चन जैसे कि जिस प्रकार से कि आपको पूछता है कि बिंबिसार के समकालीन
जो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध भगवान बुद्ध के समकालीन कौन सा मगध का शासक था? तो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। उसी तरह से घनानंद के समकालीन अगर पूछे तो सिकंदर था। कौन था? सिकंदर था। यह ध्यान में रखना, समकालीन मतलब सेम काल का, ठीक है, सेम काल का। जैसे मेरे समकालीन आप लोग हैं, इसी तरह से ये समकालीन है, ठीक है। फिर आपको देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना किया। ध्यान में रखना है, घनानंद, घनानंद का अपमान करते हैं। कौन करते हैं अपमान? चाणक्य। चाणक्य जो है घनानंद का अपमान करते हैं, जिसके चलते चाणक्य जो है, जो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, ठीक है, चाणक्य नीति सीखिए। तो चाणक्य ने अपने अपमान का बदला चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लेता है। किससे? घनानंद से, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो घनानंद आपके सिकंदर के समकालीन थे। घनानंद को हराता है कौन? चंद्रगुप्त। किसके मदद से? चाणक्य के मदद से। किसके? चाणक्य के मदद से, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप देखिए, ये आपका लूसेंट है, ये चीज आपका लूसेंट है। हम एक बार लूसेंट को भी आपको पढ़ते हैं। मैम राजा क्या लिखा है? महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार राजवैद्य जीवक को भेजा था, ठीक है। जीवक को कौन भेजा था? बिंबिसार भेजा था। कि यहाँ पे किसकी इलाज करने के लिए? तो भगवान बुद्ध का इलाज करने के लिए, ठीक है। फिर अवंती के राजा जो प्रद्योत थे, उनको भी पांडु रोग से, एक रोग थी, पांडु रोग से बचाने के लिए जो है बिंबिसार किसको भेजता है? जीवक को भेजता है, जो कि उनके दरबार के राजवैद्य हुआ करते थे। दो को भेजता है, ध्यान में रखना है, एक अवंती के राजा के पास और एक महात्मा बुद्ध के पास। दूसरी बात, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है, ध्यान में रखना। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य की नीति को विस्तार करने के लिए कौन सा हथियार को अपनाया, तो ध्यान में रखना युद्ध की नीति और विवाह की नीति, जो कि विदेश पॉलिसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो कि महाकोशला से शादी करते हैं, चलन्ना से और क्षेमा से शादी करते हैं, तीन, ठीक है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी और वह जो है मगध के गद्दी पर उसके बाद बैठता है। कुनिक, इसका उपनाम कुनिक था, किसका? अजात शत्रु का, ठीक है। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। ध्यान में रखना है, बिंबिसार का जो बेटा अजात शत्रु था, वो प्रारंभ में जैन धर्म का शासक को मानने वाला था, लेकिन बाद में वो भी बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। अजात शत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पे शासन किया। बाबूजी होकर 52 साल किए थे, बेटवा भी 32 साल किया था, ठीक है। अजात शत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार था और इसी की सहायता से अजात शत्रु ने वैशाली पर विजय किया। ध्यान में रखना कि कौन ऐसा था जो कि वैशाली पे को अपने अधिकार में लाया, तो ध्यान में रखना अजात शत्रु था। कौन था? अजात शत्रु। किसकी मदद से? अपनी मंत्री वर्षकार की मदद से, ठीक है। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की राजगद्दी पे बैठा, ठीक है। पहले वो अपने बाबूजी की हत्या किया, फिर होकर बेटा उनको हत्या कर दिया, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, यह भी हत्या किए थे। तो ये दो नाम ध्यान में रखना। सबसे पहले जो है बिंबिसार, बिंबिसार जो है के राजवैद्य कौन थे? जीवक थे। कौन थे भाई? तो जीवक थे। जीवक को कहां कहां भेजा था? तो ध्यान में रखना है, भगवान बुद्ध के इलाज के लिए भी। किसके लिए? भगवान बुद्ध के, ठीक है, भगवान बुद्ध के इलाज के लिए भेजता है। दूसरा में अवंती के राजा के पास, अवंती के राजा के पास भी इलाज के लिए क्या करते हैं? बिंबिसार भेजता है, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर आगे देखिए, तो ये सब आपको ध्यान में रखना। बिंबिसार 52 साल तक शासन किया, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। फिर आगे देखिए, 461 ईसा पूर्व में क्या है? 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठता है, जी बैठ गया। उदयन ने ही पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है कि उदयन ने पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा, ठीक है, उदयन के द्वारा। पाटलिग्राम, अरे बाप रे, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम राजा अगर पूछे तो कौन? नागदशक है। कौन है? नागदशक है। नागदशक को कौन हराता है? शिशुनाग हराता है और नाग वंश की स्थापना करता है। नागदशक को उसकी आत्महत्या शिशुनाग ने करता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी को कहां पे? पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दिया। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा
राजा था जो कि पाटलिपुत्र से राजधानी को स्थानांतरित करके वैशाली कर दिया। तो ध्यान में रखना, नागदशक के द्वारा। ठीक है, फिर देखो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक होता है और पुनः राजधानी को कहां पे रख देता है, पुनः राजधानी पाटलिपुत्र कर देता है। और यह जो है इसका अंतिम जो है राजा नंदीवर्धन होता है। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। ठीक है, ए के अजात शत्रु और कालाशोक, कालाशोक के ही टाइम में द्वितीय बौद्ध संगीति होता है, सेकेंड बौद्ध संगीति होता है। ठीक है, ये चीज आपको क्या करना है, बौद्ध संगीतियां होती है। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। और कहां पे होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद एवं अंतिम शासक घनानंद होता है। यह भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि घनानंद के अगर पूछे कि समकालीन, ये किसके समकालीन था, तो ध्यान में रखना है सिकंदर के समकालीन था। किसके समकालीन था, सिकंदर के समकालीन। यह खूब क्वेश्चन पूछता है। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पे मौर्य वंश का स्थापना किया। कल से हम लोग क्या करेंगे, मौर्य वंश को क्या देखेंगे, मौर्य वंश को कल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो मौर्य वंश की स्थापना से कल हम लोग अपने क्लास को क्या करेंगे, देखेंगे। बाकी जो है आप लोग को हम क्या करते हैं, पीडीएफ भेज ही देते हैं, हम ऐप पे भी देख लेंगे, पीडीएफ भेज देते हैं। बाकी आपकी ये लूसेंट की क्लास है। ठीक है, लूसेंट के रिकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं और हम तो काफ़ी स्पीड से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी हम आपको टेलीग्राम का लिंक बता ही दिए, सीएन सक्सेस पॉइंट है, वहाँ पे हम पीडीएफ को भी डाल देते हैं, आप वहाँ से जाके रिवीजन कीजिए। देखिए सबसे मेन चीज़ है आप रिवीजन कीजिए। क्या चीज़, रिवीजन कीजिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और ये आपको तब महसूस होगा जब आपका, अभी बिहार में बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली है। अब ये मत हमसे पूछ देना कब आएगी, क्योंकि हम तो नीतीश सरकार से मिले नहीं हैं। ठीक है, लेकिन पेपर से और भी सारे सोर्स से यहाँ भी सर लोग बात कर रहे थे कि वैकेंसियां आने वाली है। और आने वाली में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका, बिहार एसआई। बिहार एसआई की वैकेंसी आपका ऐसा माना जा रहा है कि 2300 प्लस के लमसम आएगा। फिर आपका अगर बात करें तो बिहार पुलिस की वैकेंसी है। किसकी है, बिहार पुलिस की वैकेंसी आएगी। फिर अगर आपकी बात करें तो बीपीएससी है आपका। क्या चीज, बीपीएससी है, जो कि 286 पद पे जो है आपका आ चुका है। ठीक है, ये 12 फरवरी को आपका एग्जाम है। और दूसरा आपका मद्य निषेध। क्या चीज, मद्य निषेध जो आता है, एक्साइज जो है पुलिस होती है, मद्य निषेध में भी आपको 284 या 86 के लमसम पोस्ट है। इसकी भी वैकेंसी आ चुकी है, ये दोनों आ चुकी है, दोनों का एग्जाम भी होगा। तो ये सब के लिए आपका जो है लूसेंट की जो ये क्लास है, लूसेंट जो ये आपका क्लास है, ये बहुत, यानी कि इसको बोल सकते हैं रामबाण साबित होगा। ठीक है, इसको अगर आप मेरे साथ जो आप क्लास कीजिए प्लस रिवीजन कर लीजिए तो आपका हम यकीन दिलाते हैं एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो क्लास के बाद आपको जो अगर हम एमसीक्यू सेशन लेंगे उस पे आपको हर एक डाउट को हम क्लियर करेंगे, यकीन मानिए, मेरा भरोसा कीजिए। ठीक है, 100% तो हम नहीं कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि 100% आपका क्वेश्चन बनेगा, बट हम 85% की गारंटी लेते हैं कि 85% आपका क्वेश्चन बनेगा और रिजल्ट आपका 85% में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरे पढ़ाने से, मेरे बकबक करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा। तो आप जो है खूब रिवीजन कीजिए, 1 घंटे की क्लास का रिवीजन आप करते जाइए तो एक अच्छे, मतलब कम टाइम में हम आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। बाकी आपके पास लूसेंट की बुक होगी, आप उसको भी एक बार रीड करते रहिए। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक सेंड कर दे, मैं खोज लीजिए जाके, शेयर नहीं, ये संस्थान है वो मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, थोड़ा सा समझिए बात को। आगे हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, कल हम लोग जो है 3 PM पे मिलेंगे। बाकी YouTube पे 12 PM पे क्लास होती है जो कि फुल्ली MCQ जो है डिस्कशन के साथ होता है। ठीक है, ये आपका कहाँ पे, YouTube पे होती है। ठीक है, ये चीज यहाँ भी आके जुड़िए और क्लास का मजा लीजिए। चलिए, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐप पर PDF लोड कर दिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल। अपना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और बड़ों को सम्मान कीजिए, बच्चों को प्यार दीजिए और खूब रिवीजन कीजिए, बस रिवीजन कीजिए।
अरे आ रहा है, आपको कैसे नहीं आता है? आप सर्च कीजिए, मेरा फोटो उसमें लगा हुआ है। चलो, क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिए। क्या क्लास कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल है कि नहीं? क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और हम अच्छे कंटेंट देने का हर हमेशा प्रयास करते हैं, ठीक है? क्योंकि सर लोग भी आते रहते हैं पूछने के लिए, तो आप भी अपना फीडबैक दिया कीजिए। यूट्यूब का नाम प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर, ठीक है? खोजो ना यार, खोजो ना, खोजने पे तो भगवान मिलता है, टेलीग्राम चैनल नहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय, बहुत थक गए। ठीक है, अपना ध्यान में रखिएगा।